दिसंबर 2022 कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 तक किए थे ना, 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से पढ़ेंगे 33 से। दिया हुआ है इफ इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज नॉट कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। ठीक है, जो हम इनवॉइस को डिस्काउंट कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल इन नेचर नहीं है। ठीक है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज नॉट कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, कॉन्फिडेंशियल नेचर नहीं है। द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट आर एडवाइज्ड टू मेक पेमेंट डायरेक्टली टू द फैक्टर। और उसे कहा जाता है कि आप क्या किसको पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर को पेमेंट करेंगे। दिस फैसिलिटी व्हेन ऑफर्ड विद नॉन रिसोर्सेज इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है जब इस तरह के क्या किए जाते हैं, सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उस चीज को क्या कहा जाता है। तो डायरेक्ट पेमेंट किसको करना है, फैक्टर को करना है। डायरेक्ट किसको पेमेंट करना है, फैक्टर को पेमेंट करना है। तो अगर किसी भी इनवॉइस को डिस्काउंट करते हैं और डायरेक्ट किसको पेमेंट करना है, फैक्टर को, उसका नाम होता है क्या सर, एजेंसी फैक्टरिंग। कौन सी, एजेंसी फैक्टरिंग। ठीक, मतलब इनवॉइस डिस्काउंटिंग कॉन्फिडेंशियल है और कस्टमर को एडवाइस क्या दिया जा रहा है, आप किसको पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर को। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कहाँ पर, ब्रांच में। जब ग्रेजुएशन में ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे वहां पर इसको पढ़ा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि आप खरीदते हैं दरभंगा ब्रांच से, लेकिन कहा था कि आप दरभंगा ब्रांच को मत दीजिए, सीधा कहाँ दे दीजिए, हेड ऑफिस दिल्ली में पैसा भेज दीजिए। इसको कहते हैं क्या, एजेंसी फैक्टरिंग। ठीक है, क्या नाम होता है, एजेंसी फैक्टरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरवर्डिंग a return address on an email so that the recipient is fooled into revealing private information। क्या कर रहा है कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कोई निकाल रहा है। कहाँ पर पढ़े हम, यूनिट नंबर 9 आईटी एक्ट। ठीक है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, वो आपका निकाल रहा है। तो कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपका निकाल रहा हो, क्या कर रहा हो, रिसोर्सेज को इधर से उधर दे रहा हो। ठीक, तो ये आईटी एक्ट में कहां पर आता है, फ्रॉड में आता है और इसके लिए सजा दी जाती है। ये आईटी एक्ट का क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2009 ना, 2009 का है, 2009। ठीक है, अब इसमें इसे क्या कहा जाएगा, इसे हैकिंग कहा जाएगा, इसे क्रैकिंग कहा जाएगा, इसको डम्पस्टर ड्राइविंग कहा जाएगा, डम्पस्टर ड्राइविंग, स्पूफिंग कहा जाएगा, झांसा देना, क्या कहा जाएगा। जब आपका कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िए, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरवर्डिंग अ रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट द रेसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पूफिंग, झांसा देना। तो क्या कहते हैं, स्पूफिंग, झांसा देना। मतलब क्या कर रहा है, ईमेल पत्राचार में वापसी पता में जालसाजी करके निजी सूचना को प्रकट करने को बहकाया जाता है। जब भी चीजों को बहकाया जा रहा है आपको, इसका मतलब क्या, झांसा देना। क्या कहते हैं इसको, झांसा देना। अब है क्या इसमें, हैकिंग। ठीक है, हैकिंग का मतलब क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसको कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। भाई आपने किसी को ऑथराइज नहीं किया है, वो क्या कर रहा है, अनऑथराइज रूप से आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। इसे क्या कहते हैं, हैकिंग। आपके सिस्टम क्या हो चुकी है, हैक हो चुकी है, आप अनऑथराइज एक्सेस कोई कर रहा है आपके सिस्टम को। अगली है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है ना। जो फायरवॉल लगे होते हैं उस फायरवॉल को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। इसको कहते हैं क्या, क्रैकिंग। इसको क्या कहते हैं, क्रैकिंग। उसके बाद डम्पस्टर ड्राइविंग। डम्पस्टर ड्राइविंग का मतलब होता है सर्चिंग थ्रू सर्च करना, किसके थ्रू, सर्चिंग थ्रू थ्रैश मटेरियल। थ्रैश मटेरियल का मतलब क्या, आप जो चीजें क्या करते हैं, थ्रैश कर देते हैं, उस
मटेरियल से क्या करता है, वो चीज़ों को निकालता रहता है। जैसे मान लीजिए कचरा आपने फेंक दिया, ठीक है, उसमें जो जो चीज़ अच्छी है वो चुनता रहता है ना, उसको कहते हैं डंपस्टर ड्राइविंग। अब ये भाई आईटी में कैसे होगा? तो मान लीजिए कोई फाइल आपने डायरेक्ट डिलीट कर दिया, ठीक है, अब वो चाहता है क्या, जो डिलीट कर दिए गए उस फाइल को रिकवर करे, कि कुछ ना कुछ होगा उसमें, है ना, ठीक, तो उसको कहते हैं डंपस्टर ड्राइविंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर ले चलते हैं, नोट्स में ले चलते हैं। मतलब if anyone fraudulently dishonestly make use of the electric signature, password or any other unique identification feature of any other person the under which section of IT Act 2000 punishment shall be given। आपका कोई क्या कर रहा है, गलत सिग्नेचर करके गलत पासवर्ड देकर क्या करता है, आपका आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, इसे आईटी एक्ट के किस सेक्शन में, किस धारा में सजा दी जाएंगी? तो आईटी एक्ट का जो क्या सेक्शन है सजा देने वाला, ठीक है, आईटी एक्ट का जो सजा देने वाला सेक्शन है, ठीक है, सजा देने वाला, उस सजा देने वाले एक्शंस को जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो इस बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन उठाकर फेंक सकता है। देने वाला जो सेक्शन है उसको जरूर पढ़नी है। कौन सा सेक्शन, उसमें भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी का लैपटॉप चोरी कर लिया तो वो कौन से धारा में आएगा, किसी के क्या कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं तो कौन सी धारा लगेंगी, किसी में गलत पासवर्ड डाल रहे हैं तो कौन सी सजा मिलेगी, 4-5 वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस 4-5 इंपॉर्टेंट को क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार। आईटी एक्ट में सजा देने वाला सेक्शन जो अलग अलग है, ठीक, यहां पर क्या होगा, किस सेक्शन में जाएगा, तो सेक्शन का नाम क्या है, 66 नहीं सी है, 66 सी, 66 सी, ठीक है, आईटी एक्ट में सजा देने वाला सेक्शन। फ्रॉम December 1, 2022, ठीक है, विच बॉडी हैंडल ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिटेरिंग अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इस संस्था के द्वारा 1 दिसंबर 2022 से सभी तरह से जीएसटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स देखी जाएंगी। उस संस्था का क्या नाम है, ठीक है, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी NNA, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर होगा इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सीसीआई के बारे में जानते ही हैं, है ना, सीसीआई क्या करती है, मार्केट में क्या रहे, कंपटीशन बनी रही, इस चीजों को क्या करती है, ध्यान रखती है, कोई मार्केट को मैनिपुलेट ना कर रहा हो, इन चीजों का ध्यान रखती है। कौन, कंपटीशन कमीशन इंडिया, ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ड्यूटी दे दी गई है कि 1 दिसंबर 2022 से सभी तरह के कंप्लेंट्स जीएसटी के अंदर जो भी आएंगे वो सब किसको देखना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप जानते ही हैं, जीएसटी से संबंधित सभी तरह के निर्णय लेने का अधिकार किनको है, जीएसटी काउंसिल को। कौन अध्यक्ष होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। नीति आयोग के बारे में जानते ही हैं, प्लानिंग करके देना, थिंक टैंक है किसका, गवर्नमेंट का, है ना। अब इसमें एक चीज नहीं है जिसका नाम है NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी। अब ये NNA क्या है लिखेंगे इसके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है इसकी, जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसकी, NAA, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा, हो सकता है ये एक नए तरह के चेहरे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस फिर से उठा करके एक बार रख दें। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे,
ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर benefits of tax benefits of tax benefits of tax reduction benefits of tax reduction on input tax credit on input tax credit input tax credit इनपुट टैक्स क्रेडिट जानते ही है ना? क्या करना इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, आर passed on to consumers by business. ठीक है, दूसरा काम है इसका, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। क्या मेंटेन करना? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। क्या चीज? फेयरनेस। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द प्राइसिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर एक संस्था ही बनी हुई है, प्राइसिंग ऑफ जीएसटी, ठीक है, जिसका नाम है NAA। क्या नाम है? NAA, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 80C से लेके 80U तक का जो डिडक्शन है, उस दिन लिखवाए थे ना, इसको निश्चित रूप से करिएगा। 80C से लेके 80U तक का जो डिडक्शन है, उसको क्या दिया हुआ है इसमें? बोला 80 GGC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 80 GGC इनमें से किससे रिलेटेड है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती है? कंट्रीब्यूशन देती है, तो वो क्या होता है? टैक्स फ्री रहता है, जितना डोनेशन दे सके, ठीक है। लेकिन डोनेशन किस में होनी चाहिए? हैं? चेक में होनी चाहिए या बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर होनी चाहिए? हाँ, पहले था कि भाई कैश में दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत लोग फ्रॉड करते थे, तो सरकार ने कहा नहीं, चेक के थ्रू और बैंक के थ्रू क्या करेंगे? अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं, उतना रुपया हम आपका क्या करेंगे? डिडक्ट कर लेंगे। बोलेंगे कि इसमें डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जितना रुपया 2-4 हज़ार करोड़ देगा तो 2-4 हज़ार करोड़ हो जाएगा। कोई लिमिट बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ठीक है। डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। किस में आएंगे? देखिए, जैसे ही बात होगी किसकी, ये आता है किसमें? ये आता है 80 GGB में। किसमें आता है? 80 GGB में।
ठीक है, यदि कोई पर्सन क्या करता है, कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देती है, उतना रुपया उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये आती है जिसके बारे में लिखा गया है वो 80GGC में। ठीक है, रेंट पेड कहां पर आता है, 80G में शायद, देखिए तो 80G में ही आता है ना, 80G देखो पहले। ठीक है, रेंट पेड किस में आ रहा है, 80G में आ रहा है या उस दूसरे में आ रहा है, 80G में आ रहा है, 80G में या 80, हाँ जी में ही आता है। गूगल निकालिए, लिखिए ना 80G कौन सा डिडक्शन है। ATG कौन सा डिडक्शन है, रेंट पेड वाला ही है शायद, पक्का हमको जहाँ तक याद है 80GG, 80G, हाँ GGH में है, 80G में होगा या 80E में होगा, 80G किस चीज़ का डिडक्शन है, इतना सर्च करने में टाइम लगा। ATG रेंट पेड किस में है, लिखा हुआ है आपके नोट्स में। 80G क्या डिडक्शन है इसमें ना, 80G रेंट पेड है ना, पक्का ना, हाँ वही तो। 80GG है रेंट पेड का। 80GG किस में है, रेंट पेड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये किस में आता है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 80GG ए में आता है, हाँ 80GG ए में आता है। ठीक है, हो गया। 80GG में कौन आएगा, तो यदि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करती है, फंडिंग देती है, 80GG 80GG यदि कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देता है तो वहां पर डिडक्शन। 80GG रेंट पेड के बारे में, 80GG किसी डोनेशन देना किस पर, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। ठीक है, हाँ डिडक्शंस काफी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वहां से एक निकल के निश्चित रूप से आएंगे किसी भी हाल में, इसको एक बार जरूर फोकस करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टोनेज टैक्स सिस्टम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ टोनेज टैक्स सिस्टम। सबसे पहले जानिए कि टोनेज टैक्स सिस्टम होता क्या है, टोनेज टैक्स सिस्टम होता क्या है। कहा कि अगर हम टोनेज टैक्स सिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, टोनेज टैक्स सिस्टम की बात करें, टोनेज टैक्स सिस्टम। ठीक है, अगर हम टोनेज टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो यूज किया था किसके लिए पता है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, ऐसी इंडस्ट्री जो कि शिपिंग कंपनी सब पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसके थ्रू लगाया जाता है, टोनेज टैक्स सिस्टम के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इनकम के ऊपर, यदि आपकी कोई शिपिंग इनकम आई हो तो उस पर भी क्या लगेगा, टोनेज टैक्स सिस्टम लागू होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कौन सा इसमें सही है ना, इट इज स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये कैसा है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है ना। उसके बाद इट इज एप्लीकेबल फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज, ये भी ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन कंपनीज, नहीं बिल्कुल गलत भाई, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगती हैं, इंडियन के लिए लगती है, फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं लगेगी। पहला ही शर्त है कि ये किसके लिए लगेगी, इंडियन कंपनी जो कि शिपिंग कंपनी हो या कोई एक ऐसा इंडियन व्यक्ति जिसका शिपिंग से क्या हो रहा हो, इनकम आ रहा हो, उस पर टोनेज टैक्स सिस्टम लागू होगा। ठीक है, ये एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, बिल्कुल ठीक। इसका टोनेज इनकम को कवर किया जाता है अंडर सेक्शन 115 BG। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर द टैक्सेशन ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम शिपिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक। ठीक है, टोनेज टैक्सेशन किसके लिए लागू होता है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए,
शिपिंग इनकम के लिए, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट। टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड इज पेड बाय whom? टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है उस पर टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड इज पेड बाय whom? कौन पे करेंगे? शेयर होल्डर, मैनेजर, रिसीवर ऑफ द डिविडेंड, कंपनी। डिक्लेयर डिविडेंड पर कौन पे करेगा टैक्स? ठीक है, कोई भी डिविडेंड क्या होता है? टैक्स फ्री होता है ना, डिविडेंड टैक्स फ्री होता है ना, ठीक है। वो भी किससे? इंडियन कंपनी से मिले तब डिविडेंड क्या है? टैक्स फ्री है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने क्या कर दिया? पहले ही उसको काट करके चुका दिया डिविडेंड। इसीलिए इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, क्योंकि पहले ही डिविडेंड क्या कर दिया गया? टैक्स उस पर चुका दिए गए हैं। किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। अगली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनकम टैक्स इन इंडिया? इसमें से कौन से इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है इंडिया के अंदर? इसमें से कौन से इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है? टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद है डियरनेस अलाउंसेस, उसके बाद है कौन से? लीव ट्रैवल अलाउंसेस, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर TAN, ठीक है। कौन से टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है इंडिया में? इससे कौन सा इसमें से इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है? नहीं, वो नहीं पूछ रहा, नहीं है। ये किसको पता होगा? पता है जो भाई, पहला डियरनेस अलाउंसेस होंगी, लीव ट्रैवल अलाउंसेस दोनों होंगी, ये तो अलाउंसेस का पार्ट है पूरा। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर। 3 नंबर हम क्यों लेते हैं? इन है क्या बात करते विक्रम जी? पैन कार्ड बिल्कुल अलग चीज है। इनकम टैक्स को भरने के लिए 3 नंबर की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? पैन की जरूरत है। तो 3 किसके लिए जरूरत होती है? हम्म हम्म यदि कोई कंपनी GST पे कर रही है, उसको किसकी जरूरत है? 3 की जरूरत होती है। विदाउट 3 GST पे नहीं कर सकती कंपनी, ठीक है। जो भी बिजनेस GST पे कर रहा है उसको किसकी जरूरत होती है? 3 की। इनकम टैक्स जमा करने के लिए किसकी जरूरत है? पैन की। और GST जमा करने के लिए किसकी जरूरत है? 3 की। और एक है टैन, ये किसकी जरूरत होती है? हाँ? जब आप TDS काटते हैं या TCS काटते हैं किसी चीज पर, ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर आप TDS काटते हैं या TCS काटते हैं, तो किसकी जरूरत होगी आपको? किसकी जरूरत होगी? ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। हाँ, या किसी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, और ऐसा पर्सन किसी व्यक्ति के पास भी हो सकता है। पर्सन मतलब क्या? व्यक्ति नहीं, यहाँ पर इनकम टैक्स का पर्सन। इनकम टैक्स का पर्सन कौन कौन से हैं? एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल भी क्या है? पर्सन है। कंपनी भी क्या है? एक पर्सन है। बिजनेस फॉर्म भी क्या है? पर्सन है। तो इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन है, किसके पर्सन? इनकम टैक्स के पर्सन, नॉर्मल पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसके पास TDS और TCS काटने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? TAN की जरूरत होनी चाहिए, टैन की जरूरत होनी चाहिए। तो TDS और TCS के लिए जरूरत है किसका? टैन का। GST के लिए जरूरत है 3 का। और पैन सॉरी इनकम टैक्स के लिए जरूरत है किसका? पैन का, ठीक है। हाँ देखिए, अगर कभी अगर नेट नहीं पढ़ते हैं तो ये चीज़ें पता भी नहीं चलती दुनिया में कभी। तो कंपनी खोले हुए हैं तो फिर कंपनी वाले को नहीं पता है चीज़ किसका? किसका? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है।
हाँ 3 में हो जाता है कि सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। हाँ तो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें सिर्फ कंपनी ही आती है। अगर हम 3 जोड़ दें तो उसमें क्या आ जाएगा, बिजनेस फॉर्म भी आ जाएंगे, इंडिविजुअल भी आ जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ जाएगा, फॉर्म भी आ जाएगा। आफ्टर कोविड-19 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अपस्किलिंग एनेबलर्स फॉर वुमेन इन इंडिया। कोविड-19 में कौन से अपस्किलिंग एनेबलर्स हैं किसके लिए, वुमेन के लिए इंडिया में, कौन सा चीज? इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज, वर्क फ्रॉम होम, नीड टू स्टे रिलेवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। इसमें से कौन से कोविड-19 में कौन से अपस्किलिंग एनेबलर्स हैं किसके लिए, वुमेन के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या नशा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पर कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है, ये गया। अब क्या बात सी है, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल नहीं। कोविड-19 के बाद क्या है, बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने, जो सर्विस की कंपनियां हैं, उसने क्या कर दिया पता है, जितने भी उसके क्या है बैकएंड पे काम करने वाले लोग हैं सबको घर बिठा दिया है आराम से, ठीक है, और यहीं से वो ऑपरेट कर रहा है बेचारा। गूगल ने तो भाई 2024 तक कर दिया है कि आराम से घर से बैठे काम करिए, क्योंकि क्या हो रही है पता है उसको, कॉस्ट कटिंग हो रही है भाई, बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, लोग ज़्यादा काम करके दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में तो तब ना छुट्टी मांगते हैं कि घर जाना है सर, जब घरे में तो तब किस चीज़ का छुट्टी, तो 5 घंटा के बदला 6 घंटा काम करवा लेता है, पता नहीं चलता है लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। दूसरा वर्क फ्रॉम होम आ गया है, नहीं अब किचन का काम करने के बाद भी चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे अमेजन के फ़ोन करेंगे तो महिला से देखते हैं कि बच्चा चिचियाता रहता है, नहीं अमेजन से कभी बात करेंगे कोई महिला से तो बेबी रो रहा है, तो इसका मतलब घरे पर होंगी निश्चित रूप से, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज, नीड टू स्टे रिलेवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्या होगी, अप स्किलिंग हुई है, ये भी आ गई, और विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क, क्या हो जाएगा, बी सी डी ई, चारों क्या से हैं, अप स्किलिंग किसके लिए, वुमेन के लिए, किस चीज में, अप स्किलिंग इन, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर पूछा है। E-commerce and large retailers in India has big or mega consumptions events. Which of the following days? जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं भारत के अंदर या लार्ज रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, मेगा कंजम्पशंस इवेंट्स आयोजित करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बिग बिलियन डेज, ठीक है, महालूट ऑफर, ये सारे कौन से हैं आपके मेगा कंजम्पशन इवेंट्स हैं। वो किस किस दिन होती हैं, रिपब्लिक डे पर, इंडिपेंडेंस डे पर, ब्लैक फ्राइडे पर, साइबर मंडे पर, अक्षय तृतीया पर। ब्लैक फ्राइडे और ये साइबर मंडे पर देखें महालूट ऑफर कुछ सुने हैं सर, नहीं, किस पर सुने हैं, रिपब्लिक डे पर सुने हैं, इंडिपेंडेंस डे पर सुने हैं, और अक्षय तृतीया पर सुने हैं। क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ई, छोड़िए ना, आप किस पर सुने हैं, 3 पर, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी ई, बिल्कुल प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछता है, आप गलत जवाब देते हैं, क्या हो जाएगा आंसर, ए बी ई। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का कौन सा एजम्पशन इसमें से नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जानती है ना, कि 2 आदमी के लिए खाना बना ही रहे हैं, 3 आदमी के लिए बन जाएगा तो कोई ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए कौन कौन से एजम्पशंस इसमें नहीं हैं, चलिए सबसे पहला, द टोटल कॉस्ट कैन बी सेग्रेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स, बिल्कुल ठीक, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी टोटल कॉस्ट को 2 भागों में बांटते हैं, सेग्रीगेट करते हैं,
पहला होता है फिक्स्ड एंड दूसरा होता है वेरिएबल कंपोनेंट्स। तो ए तो होगा ही होगा, ठीक है, ए तो होगा ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ए तो होगा ही होगा ना। तो ए होगा तो भैया ए ऑप्शंस होंगे हमारे क्या, नहीं, हमें पूछ रहा है कौन सा, एजम्पशन नहीं है। दूसरा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो पर यूनिट क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। मार्जिनल कॉस्ट का एजम्पशन मैं पूछ रहा हूं, दिमाग खराब आदमी, कल ही बोला था कि दिमाग लेके बैठिएगा। अभी हमने एक एग्जांपल दे दी है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि सर 2 आदमी के लिए खाना बना ही रहे हैं, 3 आदमी के लिए बन जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी ये बात कहते हैं इसका मतलब क्या कहते हैं पता है, कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट या चेंज, पर यूनिट क्या होंगी, चेंज होगी ना, पर यूनिट कॉस्ट क्या होंगी इसकी, चेंज होती जाएंगी, पर यूनिट चेंज होंगी, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं रहेंगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, इसका क्या है एजम्पशन नहीं है। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, नहीं नहीं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है यहाँ पर, कांस्टेंट रहती हैं पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर चेंज होती रहती है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग की एक बड़ी बुरी आदत है, कि बुरी आदत सुनिए क्या है, इसकी बुरी आदत है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, चेंज होता है, इसका बोलता है फर्क, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, चेंज। और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की बड़ी खराबी है, पर यूनिट कांस्टेंट, यहीं पर लोग फंस जाते हैं आकर के, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, ये है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या एजम्पशंस। ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड, वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी और ई, ये क्या एजम्पशंस बिल्कुल नहीं है। ई क्या बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, क्या होंगी वेरिएबल कॉस्ट, चेंज पर यूनिट, ठीक, सॉरी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट, नहीं कांस्टेंट पर यूनिट। द सेलिंग प्राइस की बात नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं पर यूनिट चेंज, ठीक है। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग की दो खास बात, ये फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन क्या होगा कांस्टेंट, नहीं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, और इससे क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट एकदम बिल्कुल अनचेंज रहता है, ओवरऑल कॉस्ट अनचेंज रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी और ई, इसका आंसर बी और ई, बी एंड ई ऑप्शन जो है वो क्या है, इसके एजम्पशंस नहीं है, बी और ई, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, किससे पूछा है क्वेश्चन, किससे क्वेश्चन है सुधांशु बोल तो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश के फ्लो को चेक करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन उससे है ना। शेयर इश्यूड फॉर कैश, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या नो, शेयर इश्यूड फॉर कैश, शेयर आपने इश्यू कर दिया है कैश के लिए, कैश की जरूरत थी शेयर इश्यू कर दिया, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, क्या है,
इसमें से कौन से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो तीन चीजों को चेक करते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कौन से तीन चीजें इसमें आती हैं? सबसे पहला कौन सा? ऑपरेटिंग करते हैं सबसे पहले, कौन सी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब क्या? जो उस बिजनेस का काम काज है, ठीक है, उससे जो क्या होगा, पैसा आएगा, उसे कहाँ डालेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मान लीजिए कि वो क्या करता है, किताब बनाकर बेचता है, तो बनाकर बेचने से सेल से रेवेन्यू जो आएगा, ठीक है। और जैसे ही कुछ ही ऑपरेट होंगी, तो अगर ऑपरेशन का मतलब क्या, मशीन चलेगा, मशीन चलेंगी तो क्या डिप्रिसिएशन होंगी ना, तो डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस में जाएंगी? ऑपरेटिंग में जाएगा। तो यहाँ पर तो उसका आंसर कभी नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। अगली है कौन सी? सेल ऑफ मशीनरी। हमने क्या कर दी? मशीन सेल कर दी है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, क्या कर रहे हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर को, ठीक। मशीन सेल करना, मशीन सेल करना क्या होगा? किसमें आएगा? इन्वेस्टिंग मतलब क्या? कहीं पर बिजनेस क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। तो मशीन को सेल करना क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा या नहीं? भाई मशीन खरीदा था तो इन्वेस्ट किया था ना, उसी चीज को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है ना, तो फिर बोलने में क्या हार जाएगा? ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? इन्वेस्टिंग। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ऑपरेटिंग, ठीक है। सी और ई कभी आंसर नहीं होंगे, सी सी जहां हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी डी। शेयर इश्यूड फॉर कैश इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस की जुगाड़ कर रहा है ना, किसकी चीज जुगाड़ कर रहा है? फाइनेंस का। जैसे ही शेयर इश्यू किए तो क्या हो जाएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब क्या? फाइनेंसिंग, ठीक है। क्या चीज आ जाएंगी? फाइनेंसिंग। अगली कौन सी है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, जिससे पैसा लें उसको रिटर्न भी तो करेंगे ना, तो भी किस में आएगा? किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अगली है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को क्या कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं, कहां पर आएंगी? फाइनेंसिंग में आएंगी, ठीक है। मशीन खरीदना कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग। मशीन बेचना कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग। कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन्वेस्टिंग, ठीक है। शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, सारा कहां पर? फाइनेंसिंग। सेल कर रहे हैं, ठीक है, और डिप्रिशिएशन सारा हो रहा है, वो कहां जाएगा? ऑपरेटिंग, ठीक है ना। को बुआ नूनू को समझा दे तक न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ए मोनोपोलिस्ट कैन चेंज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट क्या करता है? जो मोनोपोली जिनकी होती हैं वो क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है प्रॉफिट को। कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट चार्ज कर, कोई भी चार्ज प्राइस कर सकता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सही है गलत है? ए मोनोपोलिस्ट कैन चेंज एनी प्राइस, सॉरी, कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो एक मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या कर सकता है? कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। द स्लोप ऑफ मोनोपोली एम आर कर्व इज ट्वाइस देन ए आर कर्व। ए नेसेसरी कंडीशन फॉर मोनोपोली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज ए सी बराबर ए आर बराबर एम सी बराबर एम आर। ए मोनोपोलिस्ट इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एम सी बराबर एम आर। इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज हायर देन कॉम्पिटिटिव फर्म। क्या होंगे? कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? ठीक है। सबसे पहला कौन सा मोनोपोलिस्ट में?
क्या क्या चीज हम जानते हैं उसके बारे में सब बताइए पहले। मोनोपोलिस्ट के बारे में क्या क्या चीज जानते हैं? मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या है? जिसकी पूरी मोनोपोली है, ठीक है। मोनोपोली कह सकता है कि मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। एकाधिकारी लाभ को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, किसी भी प्राइस को चार्ज करके, किसी भी प्राइस, कितने भी चार्ज कर सकता है भाई। अगर आज बिजली में क्या है, इसकी NBDCL की क्या है पहुंच है, अभी यूनिट कितने रुपए है? 6 रुपये, 600 रुपये यूनिट कर दें, हो जाएगा ना? क्या है, कहा है कि भैया कौन बैठा हुआ है? गवर्नमेंट भी तो बैठी हुई है ना, TCI बैठा हुआ है ना, ठीक है। कि भाई कोई भी प्राइस हम चार्ज करके क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट को बर्न आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ये मोनोपोलिस्ट हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्या है, आयोग बैठी हुई है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए नहीं होंगे, ए नहीं होंगे तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। अगला है अननेसेसरी कंडीशन फॉर मोनोपोली इन लॉन्ग रन बराबर क्या होता है? MC बराबर MR, MR MC आप पढ़े, AC AR पढ़े कभी? MR बराबर MC कर, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। MR बराबर MC होना चाहिए, ना कि AR बराबर AC, ठीक है। जैसे ही C गलत होगा तो क्या हो जाएंगे? BDE, MR बराबर MC, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। और क्या होना चाहिए? MR बराबर MC होना चाहिए। AR बराबर AC की बात कहीं पर दी नहीं गई है। आंसर क्या हो जाएगा? BDE, ठीक है। हम जो पढ़े हैं उसको सिर्फ लेकर के जाना है भाई, बाकी वो क्या पूछ रहा है उससे कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को कंट्रोल करना है, क्वेश्चन आपको कंट्रोल ना कर रहा हो। Which of the following factors hinder the formation and sustainability of cartels? कार्टल्स जानते हैं? कार्टल्स जानते हैं? कभी सब्जी खरीदने गए हैं ना, तो गोभी कहीं पर 5 रुपये, कहीं पर 10 रुपये, कहीं पर 20 रुपये, इस तरह से होता है, लगभग एक ही प्राइस रहता है। अगर एक ही जैसा है सबका प्रोडक्ट तो क्यों? एक घटाएगा तो उसको बोलते हैं कार्टेल। क्या बना लेता है पता है? वो कार्टेल बना लेता है, ठीक है। कार्टेल क्या करता है कि भाई जो भी एक ही तरह के वस्तु बनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं क्या पता है कि देख कस्टमर को क्या करना है? चूतिया बनाना है भाई, ठीक है। हम खुद को नहीं बनाने हैं, हम सबको क्या करने हैं? मिलजुल कर रहने हैं। आपको लगता है कि भाई दो लोग क्या आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल मिला हुआ है, ठीक है। जैसे मर्डर केस का चार्ज मान लीजिए, फोन करके पागल हो जाएगा। मर्डर केस का चार्ज और कोई वकील 1 लाख कर रहा है, उसी टाइम दूसरे वकील लग जाएंगे तो क्या करेगा? वो 10,000 में लड़ लेगा केस, फिर भी क्या बोलेगा? 1 लाख। उतना छोड़ दीजिए, मर्डर केस वाला हटा दीजिए। क्या अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्या एफिडेविट, तो जितना चार्ज वो करा उतना ही चार्ज वो भी करता है ना, क्यों? चार्ज घटा दिया। जैसे मान लीजिए आप उसके पास गए, कितना रुपए? 350। बोले नहीं 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 लगे। आप गए वहां पर, वो 300 रुपये बोल दिया, तब तो कुछ नहीं कहेगा। शाम में जो उसकी भाई होगी ना कुटाई बढ़िया से, तो वो क्या करता है? वो लोग कार्टेल बना के रखता है। क्या करता है? कार्टेल बना के रखता है, ठीक है। कार्टेल का मतलब है क्या चीज? एक और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा चीज? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कार्टेल का मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कार्टेल मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कौन मिलके बनाता है? प्रोड्यूसर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो कौन बनाता है? हाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसके द्वारा बनेगा? इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के द्वारा, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक। किस चीज को करने, क्या क्या किस लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या चीज कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल प्राइस, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और मैनिपुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप कार्टेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्टेल कहा जाता है। अब क्लियर। हाँ, अब कोई सब्जी वाली सब क्या करती है, पहले ही बता लेती है कि भैया आज जा रहे हैं, उतारेंगे सब्जी, इतना ही बेचना है, ठीक है ना। जैसे ही कोई दुकानदार आपको कहता है कि जाइए ना, देखिए ना, आगे पता करिए ना, इसका मतलब सब में बात पहले से हो गया होता है, ठीक है, कि भाई इतना में ही बेचना, उससे कम में बिल्कुल बेचना नहीं है, क्योंकि वो कार्टेल बनाया हुआ है, और कार्टेल के रूल को कोई तोड़ा तो भाई उसकी तुड़ाई हो जाएगी अगले दिन, ठीक है। ये इतना बड़ा फॉर्मल एग्रीमेंट रहता है। चलिए, इसका चलिए अगला क्या है, लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। हम जनरली बात करते हैं, कभी भी टर्म कंडीशन में बात नहीं करते हैं, ठीक है। लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बोला कि कौन कौन सा फॉर्मल क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ना। कार्टेल का मतलब हो गया लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, लो फ्रीक्वेंसी सेल कपल्ड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटपुट, एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टेल, है ना। आपका कार्टेल बचा रहे, चलता रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं, वो चाहता है कि जितने ज्यादा लोग हों। देखिएगा, सब्जी बेचना वो एक से स्टार्ट करता है कहीं पर जगह पर, और 10 लोगों को खड़ा कर लेता है वो, है ना। भाई अपने जाति का एक आदमी आया और 10 लोगों को खड़ा कर लेता है वो, एकदम पैडलर में करके। जब शुरू हुआ था वहां पर सब्जी बेचना गुमती के पास, तो देखिए थे 2011 में था, 3-4 लोग आते थे, 3-4 लोग उतारे, उठाकर सब्जी बेचना शुरू किए। आज कितने लोग हैं पता है, कम से कम 300 होंगे, छोटा बड़ा सब मिला करके। कोई शाम को बेच रहा है, कोई फिक्स्ड ही कर लिया उठा, वो सब्जी मार्केट था ही नहीं पहले, 2011 से पहले। हाँ, तो वो लोग क्या करने लगा कि पहले उतारा, एक प्रैक्टिस करता है कहाँ पर डाल दें उठा करके। होती कहाँ थी शास्त्री चौक पर, जहाँ पर अभी देखेंगे लगा हुआ है, वो शास्त्री चौक पर था वो उतार के। तो वो लोग क्या किया कि अब लाने में दिक्कत होती थी तो उठा करके, तो स्टेशन पर उतारा, सीधा बैठ गया। एक जगह नई मार्केट शुरू हुई, धीरे 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 करके क्या हो जाएंगी, मार्केट ही मार्केट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर घूम टर्निंग पर कितना दुकान देखे थे एक साल पहले गए थे ना, कितना दुकान थे, एक दुकान था, अभी 5 दुकानें हैं वहाँ पर, और सब अगल बगल में, सब एक ही जाति के आदमी का है, और कभी झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि सबने क्या बना हुआ है, कार्टेल बना हुआ है कि भाई जितने लोग रहेंगे भाई कस्टमर को ना चूतिया बनाना है भाई, खुद को नहीं बनाने हैं मूर्ख, ठीक है, खुद बिल्कुल नहीं लड़ने हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। और सब एक दूसरे की बुराई भी करता रहेगा, ए ओकरा में घटिया सामान डाल, वो ओकरा लग कहते घटिया सामान, तो क्या हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नहीं बिल्कुल, वो चाहता है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके दिखाएगा कि हमारा पास बढ़िया है, उसके पास क्या है, बिल्कुल खराब है ना। आदित्य विजन के पास जाएगा तो क्या करेगा, लीला एंड सन्स का बुराई करेगा, लीला एंड सन्स के पास जाएगा, आदित्य विजन का बुराई करेगा, और दोनों एक नंबर का भाई, बैठ करके एक ही दम चाय पीता है बैठ करके, है ना। तो डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट रहेंगी, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेंगी, तो सेम रहेंगे। लो फ्रीक्वेंसी सेल कपल्ड विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आउटपुट, एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या रहेंगे बताइए। कार्टेल्स में क्या होती हैं, हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टेल्स, क्या लिखा हुआ है पता है कौन सा चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर द फॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कार्टेल्स, उत्पादक संघों को बनने और उसके धारणे तक कौन से कारक बाधित करते हैं। हिंडर का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज बाधा करती हैं, लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, तो बाधा थोड़ी करती हैं, नहीं, जितना कम रहेगा जितना ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, आने दे।
दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसे ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आएगा तो क्या हो जाएंगी, लोगों में झगड़ा शुरू हो जाएंगी, कार्टल्स क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल बाधा के तौर पर काम करता है। ठीक है, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर तब भी क्या हो जाएंगी, बाधा हो जाएंगी। अगर हम सब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाने लगे, क्योंकि हमने क्या कहा, कार्टल तभी बनेगा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं और सेम तरह के गुड्स बना रहे हैं, सब सेम सब्जी उपजा रहा है उठा करके। ठीक, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी सेल कपल्ड विथ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आउटपुट, और दूसरी है एब्सेंस ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। क्या हो जाएंगी आंसर, बी सी डी। ये तीनों कौन सी हैं, बाधा है। किस चीज के लिए, कार्टल्स के फॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। सिर्फ संघ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कितने दिन चला पाते हैं, क्या विक्रम जी, है ना, संघ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कितने दिन चला पाते, ऑपरेट कैसे करते हैं। आपका पार्टी का क्या हाल है, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे उस दिन भी गए थे आप, देखिए आर के कॉलेज में कहीं लगा हुआ था, किसको बनाए हैं अध्यक्ष, विश्वविद्यालय टीम बना रहा है। अच्छा, अलग अलग कॉलेज में जाकर के, पूरा विश्वविद्यालय में, तो हर एक कॉलेज का अध्यक्ष होगा ना वो, तो उसका काम क्या है, मतलब विश्वविद्यालय में जो होगा सो। नहीं तो अभी वो क्या कर रहा है फिलहाल, नहीं उसको ये मत बोलिए, ध्वंस मत जमाए, उसको बोलिए कि भाई अगर लीडरशिप की पावर जाननी है तो लीडरशिप स्टाइल को सीख। लीडरशिप स्टाइल कैसी है पता है, टाइगर के लीडरशिप स्टाइल को जोड़े। लीडरशिप स्टाइल में सबसे पहला चीज चाहिए उसको, क्या क्या चीज विक्रम जी, क्या चीज जोड़ी होंगी चुनाव के लिए, मनी नॉट डेटा। उसको बोलिए कि डेटा इकट्ठा करे। हाँ, डेटा मतलब जेन्यून डेटा, ये नहीं डेटा मतलब कि भाई कौन, डेटा मतलब जो रेगुलर कॉलेज आ रहा हो स्टूडेंट, उससे कांटेक्ट बना कर रखे, उसके गांव से कितने लोग आ रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, उसके बारे में जाने, स्टूडेंट की क्या परेशानी है उसको समझे उठा करके। हाँ, तो पहले डेटा इकट्ठा करे, ये बड़ी चीज़ है, जेन्यून डेटा होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा कॉलेज का डेटा उठा करके भाई ये तो मेरा खुद का है ही। इसी मदहोश में बहुत लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं अपनी लड़ाई में। अच्छा अच्छा, नहीं तब तो अच्छी है बात है। हाँ, गांव गांव से, गांव क्या करे, गांव 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 से, क्योंकि भाई बच्चा लगभग लगभग गांव में ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में, जैसे आर्य कॉलेज की बात करें और भी बहुत सारे कॉलेज के। ठीक है, चुनाव होंगी तो भाई उस टाइम भोज होंगी, स्टार प्रचारक में तुमको ले जाएंगे भाई उठा करके। स्टार प्रचारक की जरूरत होती है ना, तो इन लोगों को ले जाइएगा स्टार प्रचारक में। कहते वोट दो दे, नहीं तो हम क्या बोला, नहीं दे दिया ऐसे करके वोट मांग। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म। किसी भी फर्म्स को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, किस चीज के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म। किसी फर्म को कितने वर्किंग कैपिटल चाहिए, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा। सबसे पहला कौन सा, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का नेचर है ना, अगर मान ली बड़ी फर्म्स हैं ज्यादा वर्किंग कैपिटल। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मैनेजमेंट स्किल, क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद मार्केट एंड डिमांड कंडीशन। कौन कौन से फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करते हैं, सबसे पहला क्या लगेगा, नेचर ऑफ बिजनेस होगा, ये तो कंफर्म है, ये तीन जगह पर है ना। चलिए उसके साथ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होगी कि नहीं होगी, होगी। ए बी होना चाहिए। ए बी कहाँ पर फॉर्म में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब सी की बात करते हैं, सी क्या है, मैनेजमेंट स्किल। स्किल की बात नहीं होंगी, स्किल जरूरी नहीं है, हैं? ठीक है,
देखिए किसकी जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की, उसमें मैनेजमेंट स्किल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट स्किल क्या करेगा, ठीक है, ये नहीं होंगी। उसके बाद कौन सी है, क्रेडिट पॉलिसी। आपकी क्रेडिट पॉलिसी कितने दिन की है ना, कितने दिनों के लिए दूसरे को उधार देते हो, आपको कितने दिनों के लिए देता है उधार, ये देखना पड़ेगा ना। एंड ई, मार्केट एंड डिमांड का कंडीशन क्या हो जाएगा आंसर, ए बी डी ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्राइमरी कैपिटल मार्केट। हाँ, दो तरह कैपिटल मार्केट पढ़े हैं ना, प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। इसमें से कौन से प्राइमरी कैपिटल मार्केट को निर्धारित करते हैं, आईपीओ। आईपीओ किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, ये तो प्राइमरी में आएगा। आईपीओ जानते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। किसी भी कंपनी का जो फर्स्ट टाइम शेयर जारी किया जाए, मतलब सॉरी फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, जो शेयर जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आईपीओ। नहीं, जैसे कौन सी ला रही है अभी आईपीओ, टाटा। हाँ, टाटा टेक्नोलॉजी पहली बार क्या कर रही है, मतलब कितने साल बाद लगभग आईपीओ ला रही है, ठीक है। खरीदना है तो खरीद लीजिएगा, 850 के एक आएंगे उठा के, ठीक है। इसका तो 850 के जोड़ी थोड़े है कि आपको 2000 शेयर का, 100 शेयर्स कम से कम, हाँ, 86,000 रुपये, कम से कम 1 लाख रुपये का, ठीक है। नहीं, ये चीज़ सिखाया कि जब भाई जेआरएफ का पैसा आएगा तो उस पर इन्वेस्ट कर दीजिए उठाकर, टाटा के फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा, आईपीओ किस में आएगा, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन किस में आएंगे, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा कि नहीं। उसके बाद है वेंचर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके बाद है पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। क्या होंगे आंसर, प्राइमरी कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी आएंगी, आईपीओ आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन आएंगी, वेंचर कैपिटल आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। दो चीजें, लेटर ऑफ क्रेडिट और पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ, आप उनको सामान भेजिए, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट करके देंगे। दूसरी बात होती, दूसरा क्या होता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का मतलब, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का मतलब, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू क्या करता है कोई इन्वेस्टर, एक पूल ऑफ एसेट्स है उसमें इंटरेस्ट दिखाता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अगली चीज, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। इसमें से कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, मेजर ऑफ लोकेशन का पार्ट है यहां पर, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस क्या होंगे, कौन सी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन का पार्ट है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें एसीडी। एसीडी कहां पर है, पहला क्या, मीन होगा, मोड होगा, मीडियन होगा। आंसर क्या होगा, एसीडी। भाई मेजर ऑफ लोकेशन की बात करते, लोकेशन मतलब क्या, स्थान। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की बात करते मतलब क्या, तीन चीज, मीन, मीडियन, मोड, एसीडी आंसर, ठीक है। भाई वेरिएंस और ये सारे रेंज सब कहां पे आएंगे, डिस्पर्सियंस के अंदर, ठीक है। हाँ, which of the following practical situation Poisson distribution can be used। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, कौन से प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज आप कहां पर करेंगे, डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं क्या, ये क्या होती हैं, ये किसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है,
जब ये डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि क्या आएगा। जब ये ताश की बात करते हैं, कार्ड गेम्स की, तो किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की। जब कॉइन के उछालने की बात होती है, किसकी बात होती है? प्रोबेबिलिटी की। तो डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? डी तो नहीं होंगे, डी जहां जहां काट दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी सी ई। ठीक है, अगर भारी क्वेश्चन रहेगा तो कहीं ना कहीं क्लू जरूर छुपे होंगे, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, या कार्ड गेम इज रिलेटेड टू, या क्वाइन टॉसिंग इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, नॉट डिस्ट्रीब्यूशंस। इसलिए वो आंसर बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट द सुपरमार्केट पर आवर। एक सुपरमार्केट में पर आवर कितने कस्टमर आ रहे हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ टिपिकोग्राफिकल एरर्स पर पेज इन टाइप्ड मटेरियल। टाइप मटेरियल में कितने टिपिकोग्राफिकल क्या है एरर्स हैं, उसको चेक करना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस पर डे या बिजी रोड, क्या हो जाएगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल से ब्लेड्स इन पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय गुड कंसर्न, कितने गलत ब्लेड को आप पैक कर देते हैं, तो क्या करना है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी ई, है ना। चलिए नेक्स्ट। Which of the following attributes are true in system approach of performance appraisal? परफॉर्मेंस अप्रेजल जानते हैं ना, अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जैसे बोनस देना, क्या करना? बोनस देना, और क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या? प्रमोशंस, ठीक है, क्या करना? उनको अगले पद पर देना, किसी को डिमोट करना, ये सब सारी चीजें। बोले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट आर ट्रू इन सिस्टम अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर कौन सी? सिस्टम अप्रोच। ठीक है, अगला सबसे पहला क्या? सीडी होगा। सबसे पहला क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ प्राइमरी गोल। कोई भी व्यक्ति प्राइमरी गोल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी क्या है? लीडरशिप प्रैक्टिसेस, है ना। भाई सुंदर पिचाई जी, उन्हीं को क्या क्यों सीईओ बनाया गया? वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो क्या? भाई सीईओ किसको बनाया जाता है? जो एमडी में भाई डायरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सबसे पावरफुल हो। पावरफुल मतलब क्या? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो? नहीं तो उसके पास क्या होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। भाई इंटरव्यू में छट जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं यूपीएससी में, जितने क्रैक करेगा सबको ले लेता है क्या? तो क्या है? पास तो सब किया है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पास किया हो। यूपीएससी में भाई सब ना पास, सब पास करके जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि नहीं कोई फेल करके जाता है, पास करके सब जा रहे हैं। सबने भाई प्री पास किया, मेंस पास किया है, ठीक है। लेकिन लास्ट डिसीजन कहाँ पर? इंटरव्यू में, उसमें मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पूछा जाता है? आपके विषय से रिलेटेड नहीं, आपकी क्या चीज़ कहती है? डिसीजन मेकिंग चेक की जाती है, लीडरशिप पावर चेक किया जाता है, आपके क्या नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव सेंस को चेक किया जाता है। जैसा बोला कि सर दंगा हो जाएगा, क्या करेंगे? छोड़ देंगे, जाने दीजिए, मरने दीजिए चारों को, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो खुद क्या, खुद लड़ना शुरू करेंगे? ये भी गलत बात है। क्या करेंगे? सिचुएशंस को क्या करेंगे? पहले समझेंगे बारीकी से है क्या था वहां पर, और उसको पकड़ेंगे उठा के, ठीक है। तो कौन सी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप प्रैक्टिसेज, दोस्तों होनी है, डी डी होना ही चाहिए। अब डी डी कहाँ पर है? या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है। अब सी को चेक करते, लिखा हुआ इंडिविजुअल ओरिएंटेड रिवॉर्ड प्रैक्टिसेज। अब क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। नहीं, सिस्टम अप्रोच कहता है क्या कि क्या करनी है? लो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज रखनी है, फॉर्मेलिटीज कम निभाइए। उसमें देखिए कि भाई किसमें लीडरशिप पावर है,
कौन डिसीजन मेकिंग अच्छा करता है, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड किसकी अच्छी है, उसको क्या करिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल दीजिए। ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग अप्रोच है, ये ओकेजनल अप्रोच और ये है इंडिविजुअल ओरिएंटेड रिवॉर्ड प्रैक्टिसेज। ठीक है, कि भाई किसी एक इंडिविजुअल को क्या करके पकड़ करके उसको रिवॉर्ड देना, मतलब उसको रिवॉर्ड का मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को चेक करना। यहाँ पर सिस्टम अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो पूरा जितना भी स्टाफ है सबको देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप 360 डिग्री अप्रेजल भी कह सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस सिस्टम अप्रोच और परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि सिस्टम के अंदर जितने भी लोग हैं सबको चेक करना है और उसमें जिनकी पावर अच्छी होगी उसको क्या करना है, अप्रेजल देना है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के परफॉर्मेंस को चेक करना, इसको प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, एक एक व्यक्ति को चेक करना। ठीक है, ओकेजनल का मतलब क्या, ओकेजनल अप्रेजल का मतलब किसी ओकेजन बेसिस पे, है ना, किसी ओकेजन बेसिस पे। जैसे कभी क्या हो गई, कभी कंपनी में आग लग गई तो कुछ लोग होगा जो अपना जान बचाएगा पहले। ठीक है, और कुछ लोग होता है जो कंपनी के एसेट्स को बचाता है, हार्ड डिस्क को बचाता है कि भैया ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पर, ओकेजनल, किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर उसकी क्या व्यूज थे ये चीज चेक किया जाता है, देखा जाता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा इसमें डिस्टिंक्ट फीचर है, कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्या क्या चीजें होंगी इसमें। एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहां पर सापेक्ष और निरपेक्ष की बात, सापेक्ष और निरपेक्ष की बात। प्रिंसिपल आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, प्रिंसिपल क्या होती है, निरपेक्ष होती है ना कि सापेक्ष होती है, ये बोल रहा है। प्रिंसिपल सापेक्ष नहीं होती है, निरपेक्ष होती है, ऐसा कहता है। सही है गलत है, प्रिंसिपल क्या होती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सापेक्ष होती है, निरपेक्ष होती है, सापेक्ष होती है ना। ये लिख रहा है कि सापेक्ष नहीं होती है बल्कि, मतलब प्रिंसिपल आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, प्रिंसिपल सापेक्ष नहीं होती हैं बल्कि निरपेक्ष होती हैं। नहीं, प्रिंसिपल सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती है। सापेक्ष निरपेक्ष का मतलब पता है ना, कि भाई कोई चीज लगाएंगे तो क्या हो, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से दिखेगा। चलिए उसके बाद इसमें क्या चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी होंगी, उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा ना, ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन सिचुएशंस, ये भी होगा, और उसके बाद डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल के अनुसार इसमें से कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं। किसके, डिसिप्लिन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, इनस्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। इनस्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर क्या चीजें होंगी इसमें, टेन्यूर की बात की थी उन्होंने क्या, टेन्यूर की बात नहीं की थी ना, तो टेन्यूर नहीं, जहां जहां हुआ नहीं ना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी उन्होंने, किसकी बात कही थी, यूनिटी ऑफ कमांड की बात कही थी, सेंट्रलाइजेशन की बात कही थी, है ना। यहां पर बी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बात कहा था यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक ही जगह से आना चाहिए, डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इनस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी डी इज द राइट आंसर, हेनरी फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हो चुका है ना, यही होगा। इनमें से कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है, फंक्शंस हैं। इश्यू ऑफ करेंसी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है क्या ये, ठीक है,
यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया, यहाँ पर हो जाएंगे ACD शायद, चौथे नंबर ऑप्शन में। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दो जगह वैसे ही कट गया। अब बचा क्या, AD है ना, ACDE, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर्स है, बैंकर्स बैंक, बैंक का बैंकर्स है। दूसरा क्रेडिट कंट्रोल, RBI के हाथ में है, ठीक है। फॉर ऑनगोइंग maintenance of regulatory capital, which of the following risks are covered by pillar 1 minimum capital requirement? बेसल का पिलर 1 जानते हैं ना, बेसल नॉर्म्स, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। तो पिलर 1 के अनुसार कौन से इसमें से रिस्क को लिया जाएगा, पिलर 1 किस रिस्क के बारे में बात करती है, ठीक है। सबसे पहला ये वाला रेपुटेशनल रिस्क, ये आती है किसमें, पिलर नंबर 2 में, किसमें आती हैं, पिलर नंबर 2 में आती है। सबसे पहली बात क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, कौन कौन सा आएगा इसमें, आएंगे कौन कौन सी, क्रेडिट रिस्क नहीं, ऑपरेशनल रिस्क आएंगी, एंड मार्केट रिस्क आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्यों नहीं आएंगी, है ना, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क का ही दो पार्ट है, कौन सा, फाइनेंशियल रिस्क की जब बात करते हैं तो उसमें आता है कौन सा, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क। क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क मिलाकर क्या बनता है, फाइनेंशियल रिस्क, है ना। तो जब दोनों को अलग अलग कर ही दिए हैं तो क्या फाइनेंशियल रिस्क को लेना बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पिलर 1 किन किन चीजों को लेता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क कहां पर आता है, पिलर नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला मोबाइल बैंकिंग से संबंधित है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था मोबाइल बैंकिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ मोबाइल बैंकिंग, इसमें से कौन से मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेज हैं, इसमें से कौन से मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेजेस हैं, टाइम सेविंग होगा, इनसिक्योर, एडवांटेज है क्या, इनसिक्योर होगा या नहीं, नहीं होगा, फ्रॉड रिडक्शन, ठीक है, टाइम सेविंग, सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड, भाई मोबाइल बैंकिंग चलाने के लिए अलग से इंटरनेट की जरूरत है क्या, उसके लिए एक अलग इंटरनेट आता है, नहीं ना, सबको सेम इंटरनेट पर चलता है, तो डी क्या हो जाएंगे, ठीक है। भाई क्या है, सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज इफिशियंसी, बिल्कुल सही, इफिशियंसी इंक्रीज हो गई है। टाइम सेविंग, फ्रॉड रिडक्शन, फ्रॉड क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, है ना, कहाँ फ्रॉड, नहीं फ्रॉड बढ़ा नहीं घटा है। अब आप मूर्खता के कारण क्या करते हो, वो गलत, आपकी दिक्कत है उठा के, आपको बोला कि 1 लाख देंगे, आपको तो है कि भाई बेईमान है ही आप, इंडियन तो भाई बेईमान से भरा हुआ है, 1 लाख देगा किसी का चुरा करके, ए दे ना से OTP क्या, आप गर्दन काट के दे देंगे उठा के, किरनी लेगा 1 लाख में, तू दे देगा, तो अब OTP दे दीजिएगा तो किसी गलती है, बैंक की, बैंक सब कुछ पहले ही बता देती है कि कभी भी बैंक अधिकारी नहीं मांगता है, तब भी आप होशियारी दिखाते हैं, तो ये किसकी गलती है, जनता की, क्योंकि यहाँ का जनता बेईमान है, उसको कमा करके 1 लाख नहीं चाहिए, तो कोई कहते कि आपका गिफ्ट लगा है जल्दी भेज भाई, खुद आ जाए क्या लेने के लिए, ठीक है, उसको बोलिए कि पढ़ करके 1 लाख हासिल कर सकते हो, देखते हैं सर, क्या करेगा, बोलते देखते हैं, मतलब सोचेंगे एक बार, ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ABCE। नेक्स्ट, अगली है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटरमाइन टू एस्टिमेट करंट मार्केट डिमांड, करंट मार्केट डिमांड को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, कौन कौन सी ये जरूरत है हमको, करंट मार्केट डिमांड को क्या करना है, कंसीडर करना है, कौन कौन सी ये चाहिए, क्या क्या, करंट मार्केट डिमांड को लेनी है, क्या क्या चीजें होंगी इसमें,
कौन कौन सी होंगी? क्या होगा? एनालाइज पास सेल, सेल्स फोर्स इनपुट, मार्केट शेयर, क्या होंगे? एस्टिमेट करना करंट मार्केट डिमांड, तो क्या क्या चीज चाहिए सबसे पहले? सबसे पहला क्या देखिए, टोटल मार्केट पोटेंशियल। सबसे पहला क्या, मार्केट शेयर देखना है। अगर भाई मार्केट की डिमांड को चेक करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके आपके मार्केट में शेयर कितने हैं। मार्केट शेयर का मतलब आपने कितने परसेंट मार्केट को क्या किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है। सबसे पहले वो देखना है, मार्केट शेयर। ठीक है, ई होगा ही होगा। अगली है कौन सी उसमें, अब आ रही है सेल्स फोर्स इनपुट। इसके बाद है एनालाइज्ड पास सेल, एरिया मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, किस एरिया को फोकस कर रहे हैं, ये भी चीजें देखनी। एरिया मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, एरिया मार्केट पोटेंशियल। उसके बाद हमारी टोटल मार्केट पोटेंशियल भी देखनी है, और क्या करना है, पास सेल को भी एनालाइज करना है। आंसर क्या हो जाएगी, ए सी ई, नहीं ए सी ई, ये टोटल मार्केट पोटेंशियल, एनालाइज मार्केट सेल और मार्केट शेयर्स, और ये भी सही है एरिया मार्केट पोटेंशियल, लेकिन आंसर है नहीं, तो ए सी ई को चेक करें। ठीक है, ए सी ई को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। Which of the following are social factors influencing consumer behavior? इसमें कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन चीजों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला है रोल्स एंड स्टेटस, फैमिली, ग्रुप्स, कल्चर, सोशल क्लास। कौन से सोशल फैक्टर्स क्या करते हैं इसमें, कंज्यूमर बिहेवियर को ऑपरेट करते हैं? ये तो होगा ही, कल्चर होंगे, कल ही हमने इसका एग्जांपल दिया, परसों ने पढ़ाया था। बिग बाजार क्यों चल रहा है, बिग बाजार क्यों चल रहा है, बिग बाजार क्यों चल रहा है? लोग क्या दिखाना चाहते हैं, स्टेटस दिखाना चाहते हैं। किसको दिखाना चाहते हैं, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस कहाँ, मतलब सोसाइटी की नीड होगी, तो ई तो होना ही होना है, रोल एंड स्टेटस। रोल स्टेटस किसको दिखाएगा, ग्रुप्स को दिखाएगा। लोग ईगो कहाँ दिखाएगा, ग्रुप में दिखाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप हैं, आज देखना मैंने जारा का कपड़ा लिया भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। दूसरा ईगो कहाँ पर लोग दिखाते हैं, कल्चर, सोशल, फैमिली, इसमें फैमिली। ठीक है, तीन ही लोगों को लोग दिखाते हैं अपना स्टेटस और रोल, ग्रुप में, फैमिली में और रोल एंड स्टेटस में। सोशल क्लास में नहीं दिखाता है, सोसाइटी में नहीं दिखाएगा। सोसाइटी में और भी लोग हैं ना उस हिसाब से। भाई किसी के मामा लॉयर बन गए तो धौस कहाँ दिखाते हैं, बाहर, बाहर बाप बैठा हुआ है उसका, राम जेठमलानी बैठे हुए हैं, क्या कभी दिखाएंगे क्या, नहीं ना। प्रशांत भूषण बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वकील सब बैठे हुए हैं, वो कहाँ दिखाते हैं, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, और अपने फैमिली मेंबर्स को कि देख मैं लॉयर बन गया भाई, इतना रुपया कमाता हूँ। ठीक है, रोल एंड स्टेटस। तो कंज्यूमर के बिहेवियर, सोशल फैक्टर्स, कौन कौन से सोशल फैक्टर्स कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंस करता है कहाँ पर, फैमिली। आपको वो चीज़ लेनी है नहीं लेनी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, फैमिली में। कि कोई बहन ले लिया है, कोई भाई ले लिया है, कोई चचेरा ममेरा कोई भी ले लिया है उसका, अब मुझे भी क्या करना है, खरीदना है ना। दूसरी चीज़ कहाँ पर, ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस होते हैं लोग,
ठीक है। तीसरी चीज कहाँ वो इन्फ्लुएंस होते हैं, रोल एंड स्टेटस, अपने रोल और स्टेटस को बनाए रखने में। ये सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सोशल क्लास होगा कि नहीं होगा, सोशल क्लास इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं। धौंस लोग कहाँ दिखाते हैं, सोसाइटी में नहीं, घर में। कभी देखे किसी को धौंस दिखाते हुए समाज में? कोई प्रोफेसर बन गया है, समाज में धौंस दिखाते हुए? नहीं नहीं, नहीं दिखा रहा है वो टाइम पे, और उसकी धौंस चलती भी नहीं है। कहाँ चलती है, केवल पता है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स। भाई मैं खुद के साथ चार्टर्ड है टाइम पे, धौंस कहाँ चलती है, घर में, बाहर थोड़े है। नहीं, बाहर नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उनके भाई उनकी तरह बहुत लोग होंगे टाइम पे। तो धौंस लोग फैमिली, ग्रुप्स और स्टेटस में दिखाते हैं, और यही चीज़ क्या करता है, अगले कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक 25 क्वेश्चन आने किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस कल जितने क्वेश्चंस हुए हैं इसके पीडीएफ चले ही जाएंगे, तो लिख लीजिएगा, अगर जो जो इंपॉर्टेंट जैसे टर्नेज सिस्टम वाला था, और बाकी आगे क्वेश्चंस कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल खुली हुई है, 7 बजे ही रहेंगी, कल इसको कंप्लीट पूरा कर लेंगे 2022 के। और सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके आइएगा, कहीं कोई दिक्कत है किसी टर्म्स में, उस टर्म्स को पूछिएगा, ये नहीं कि छोड़ देते हैं, जरूरत थोड़े है, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा तो क्या हो गया। हो सकता है उसी से क्वेश्चन आए और आप बना नहीं पाए, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको रिवाइज करते हैं या नहीं करते हैं। मिलते हैं कल।